बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस से यहाँ पर अपनी तैयारी को आप बरकरार रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। विस्तृत तौर पर यहाँ से आपको जानकारी दी गई थी और आपको हमने बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 पदक बिहार ने अपने नाम किया है। एक था सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं सभी लोग आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला का नोट्स या फिर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो हमारे जितने भी नोट्स मटेरियल वगैरह होते हैं वो सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। और रिसेंटली जो 68वीं वाला कोर्स लॉन्च हुआ है इसका एग्जाम आपका 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। ये सिलेबस में जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये प्री स्पेशल कोर्स है और ये नोट्स आधारित कोर्स है। यहाँ पर आपको किसी भी लाइव क्लास की कोई फैसिलिटी नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पर आप देख रही हैं तमाम चीज़ों का नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आप देख रहे हैं वीडियो, इसका सारा जो मंथली और डेली नोट्स आता है वो आपको इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जितने भी छात्र ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप यहाँ पर इस कोर्स को निसंदेह ज्वाइन कीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप 5 स्टार रेट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रश्न को मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ ये सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी जाएगी। बताएं कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। हालांकि इसकी जानकारी जब ये घोषणा हुई थी उस समय भी हमने आपको दिया था, लेकिन उस समय बात क्लियर पूरी तरह से नहीं हुई थी। लेकिन अब ये आधारशिला रखी जाएगी 14 नवंबर 2022 को। ऐसे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि यह बताएं कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर है यह एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। बिहार में अभी तक कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसे में ध्यान रखें कि 14 नवंबर 2022 को नितिन गडकरी बक्सर जिले में संत समागम में भाग लेने के लिए बिहार के दौरा पर हैं और उनके द्वारा बिहार की पहली 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी जाएगी। इससे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि अगला पॉइंट है कि 189 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता NH 19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के नवादा गांवों को जोड़ेगी। कुल मिला के 7 जिले को ये कह सकते हैं एकदम से कवर करेगा। यहाँ पे जो नवादा लिखा गया ये नवादा जिला नहीं बल्कि दरभंगा का एक गाँव है। तो आपको ध्यान रखने का औरंगाबाद के आमस से शुरू होकर दरभंगा के नवादा गांव को जोड़ेगी ये एक्सप्रेसवे, जिसका नाम दिया गया आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, और ये बिहार के 7 जिलों को कवर कर रही है। इसमें हमारा अगला फैक्ट होगा NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे का नाम NH 119D के रूप में अधिसूचित किया है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट यानी कि इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर आइए हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। बिहार वाले मैप पर हम लोग देखेंगे कि बिहार के किन किन जिलों को ये कवर कर रही है।
अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बिहार वाले मैप पर, और बिहार वाले मैप पर जो औरंगाबाद की स्थिति है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। औरंगाबाद में एक स्थान है आमस, और आमस से ही कह सकते हैं इसकी शुरुआत होगी, जो कि बिहार के 7 जिलों को कवर करेगी। ये आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे औरंगाबाद आमस से शुरू होकर जाएगी गया, गया से होकर जाएगी जहानाबाद, जहानाबाद से जाएगी पटना, पटना से जाएगी वैशाली, वैशाली से जाएगी समस्तीपुर, समस्तीपुर से जाएगी दरभंगा का एक गांव है नवादा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जिलों की, तो इसमें एक हो गया औरंगाबाद, दूसरा हो गया गया, तीसरा हो गया जहानाबाद, चौथा हो गया पटना, और उसके बाद पांचवा हो गया वैशाली, छठा हो गया समस्तीपुर, सातवां हो गया दरभंगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप ये ध्यान रखें, ये बिहार के 7 जिलों को कवर करेगी। और वहीं पे हमने जानकारी दिया था कि बक्सर में संत समागम में आने वाले हैं नितिन गडकरी। तो बक्सर के बारे में ये ध्यान रखें, बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहाँ से बिहार के भूभाग में गंगा नदी प्रवेश करती है, जबकि बिहार के भूभाग को गंगा नदी कटिहार में छोड़ देती है। कटिहार में कोई स्थान है जहां पर ये गंगा नदी बिहार के भूभाग को छोड़ती है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है ये किया गया है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी गया में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना हाल ही में बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले गया जिले के डीपीएस स्कूल के इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट की बात करें, विजेता की बात करें इसमें नवादा के राज आर्यन और पटना के कार्तिक ने समस्तीपुर के हर्ष राज व ऋषभ राज को 21-16 और 21-15 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बात आई है नवादा की, तो नवादा के बारे में एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, जो बिहार का एक महान क्रिकेटर है, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय क्रिकेट में डेब्यू भी किया था। आप लोग नाम से वाकई में परिचित होंगे। इनका नाम है ईशान किशन। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने बहुत सारे मैच में अपने नाम भी की है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं ईशान किशन। तो ईशान किशन जो संबंधित हैं नवादा से ही संबंधित है। इनका जो पैतृक ग्राम है ये नवादा जिले में है। बहुत जगह आप लोग देखते होंगे पटना भी लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक्चुअल में हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा, ईशान किशन का जो पैतृक गाँव है ये नवादा में ही पड़ता है। चलते हम यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है बिहार का राजकीय खेल क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे और बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी नहीं हो। बिहार का जो राजकीय खेल है ये है कबड्डी। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको पहले से पता हो। दूसरे पॉइंट की बात करें, कबड्डी खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये होती है 7, लेकिन रिजर्व में जो रहते हैं ये होते हैं 12। यानी कि खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये 12 होती है, लेकिन खेल रहे होते हैं मात्र 7। जिस प्रकार से क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है लेकिन खेलते हैं 11, उसी प्रकार से इसमें जो होती है कबड्डी में ये होती है 7। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ये यहाँ से ध्यान रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हो सकता है यहाँ से रिलेट करके एग्जाम में पूछे जाए। वहीं पे हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन जो खेल है ये मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन प्रतियोगिता अभी हाल ही में आयोजित हुई थी, इसी वजह से यहाँ पर हमने शामिल कर दिया कि बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप सभी जानते हैं, इससे भली भांति परिचित होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब हॉकी के बारे में बहुत सारे फैक्ट अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हॉकी से संबंधित प्रश्न बनेंगे स्वाभाविक तौर पर इन्हीं दोनों स्लाइड से बनेंगे। यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ों को शामिल किया जो कि हॉकी से संबंधित है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया। तो ये अनावरण अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझना है या फिर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है, क्योंकि ये सभी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। किसी भी एक्सप्लेनेशन से, किसी भी लाइन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मान के चलिए आप।
यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का पहला पॉइंट है कि हाल ही में 8 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया। अब यहाँ पर हम इस लोगो की बात करें तो G20 के लोगो में कमल के फूल पर पृथ्वी को दर्शाया गया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते होंगे। साथ ही लोगो में कमल के फूल में 7 पत्तियां हैं जो कि 7 महाद्वीप को इंगित करता है। इनमें जो कमल का फूल में जो पत्तियों को दर्शाया गया है तो इसमें 7 पत्तियां हैं जो कि 7 महाद्वीप को दर्शा रहा है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है, लेकिन भारत 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण करेगा G20 की अध्यक्षता। इसके लिए भी हाल ही में G20 के लोगो और साथ ही साथ वेबसाइट का अनावरण किया गया है। अब G20 की बात करें तो G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है और इसके अंतर्गत जो भी देश शामिल है इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि इसमें शामिल है। आई होप कि आप इसे भी याद रखेंगे। हो सकता है यहाँ से विकल्पों में आपके पूछे जाए, मतलब प्रश्न में इस तरह से विकल्प में देश का नाम देकर पूछा जाए कि इनमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है, तो इस लिहाज से आपको ये वाला पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 5 नवंबर 2022 को भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। बताएं कि वे मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे। श्याम शरण नेगी जो कि भारत के पहले मतदाता यानी कि पहले वोटर थे, ये संबंधित हिमाचल प्रदेश से। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है 106 वर्ष की आयु में। अब यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दे दूं कि हाल ही में 5 नवंबर 2022 को भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और आपको ध्यान रखना कि श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। और फिर यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने 1952 के आम चुनाव में पहली बार वोट डाला था और वे भारत के प्रथम मतदाता माने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इस तरह के प्रश्न पे पैनी नजर होती है एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं। हम वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें क्योंकि बात है ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में 2 पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा है। दोनों ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किया गया था। और वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोलडैम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। संबंधित सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोलडैम बरमाना में। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। यहाँ पर हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मुख्य अतिथि की बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 तक ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 यानी कि अगले वर्ष इंदौर मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया जाना है। और इसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है डायस्पोरा, यानी कि आपको ध्यान रखना अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये 2022 का ये प्रवासी दिवस का थीम है डायस्पोरा। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें, इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या महत्वता है जिस वजह से इस दिन को चुना गया है। तो इसको लेकर इस पॉइंट को आप देखेंगे कि इस दिन अर्थात 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को भारत का सबसे बड़ा प्रवासी कहकर संबोधित भी किया जाता है। तो भारत के सबसे बड़े प्रवासी 9 जनवरी 2015 को भारत लौटे थे और उनका जहाज जो नाम था SS अरब, जो कि 9 जनवरी 2015 को मुंबई में डाक किया गया था।
और इसी की याद में, इसी के सम्मान में आपको ध्यान रखना 2003 से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सभी अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, सभी को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और वैसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो कि बड़े बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर बीपीएससी मेकर कोचिंग को आप लोग, बीपीएससी मेकर का जो ऑनलाइन क्लास होता है आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एकदम से निःशुल्क बेहतर तैयारी की जा रही है। तो आप लोग इसका फायदा अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। ये ध्यान रखिए, इसका 11वां संस्करण 2022 में ये आयोजित हुआ कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में। वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यह अभ्यास रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करता है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान, अनुभव और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का साझा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसको लेकर के ये आयोजित होता है। और अभी हाल ही में इसका 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है सेना प्रमुखों के बारे में। भारत के जो सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसी चीज को यहाँ पर हमने आगे अगले स्लाइड में लिखा है कि वर्तमान में भारत के जो थल सेना प्रमुख है ये है जनरल मनोज पांडे। तो वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट में वायुसेना प्रमुख की, तो वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी है। जबकि हम बात करें नौसेना प्रमुख की तो एडमिरल आर. हरि कुमार। और बात करें हम यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तो यह है जनरल अनिल चौहान। आपको ध्यान रखना, जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले थे बिपिन रावत, जिनका कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुर्घटना में पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई थी, जो कि कह सकते हैं बिपिन रावत दुर्घटनाग्रस्त में मौत के शिकार हुए थे। जिसके बाद अभी हाल ही में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल अनिल चौहान। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, तस्वीरों में आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं। ये सभी अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ्य राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? पहले तो ये प्रश्न जब मैंने देखा था, जो ये चर्चे में था न्यूज़पेपर वगैरह में, तो मैंने सोचा शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से हमने इसे श्रृंखला में शामिल नहीं किया था। लेकिन बाद में जब देखा मैंने ये बहुत ज़्यादा खबरों में आ रहा, तो मुझे मजबूरन यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल करना पड़ा। और सच में ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य नहीं बल्कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। हम बात करें यहाँ पर फातिमा शेख की, तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक है या फिर शिक्षिका है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर आधारित एक पाठ अपने पाठ्य पुस्तकों, यानी कि राज्य में जो पाठ्य पुस्तकें चलती है उसमें शामिल किया है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इनके सम्मान की दिशा में एक कार्य हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तकों में इन पर आधारित एक मतलब कह सकते हो पाठ शामिल किया गया है। फातिमा शेख की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1831 को पुणे महाराष्ट्र में, जबकि मृत्यु की बात करें तो 9 अक्टूबर 1900 को इनका मृत्यु हो गया था। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, 9 जनवरी 2022 को इनके सम्मान में जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, तो गूगल ने फातिमा शेख को उनकी 191 जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया था। 9 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में इनकी 191वीं जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर गूगल ने इन्हें यानी कि फातिमा शेख को डूडल बनाकर सम्मानित किया था।
हम बात करें यहाँ पर इनके बारे में तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें, वे महान सामाजिक सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोगी भी रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले के बारे में कई सारे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ऐसे में एक प्रश्न कॉमन रूप से बने हैं। यहाँ पर आप अगले स्लाइड में देखने वाले हैं, सितंबर 1873 में उन्होंने यानी कि ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। ये प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि ज्योतिबा फूले के बारे में और भी कई जानकारी लिखी गई कि उन्हें महात्मा फूले या फिर ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और साथ साथ उन्होंने महिला और दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए, जो कि यहाँ पर इसको हमने लिखा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर विस्तृत तौर पर अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये सच में मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। 8वां प्रश्न है कि भारतीय सेना को भविष्य में, यहाँ पे देखिए एक शब्द छूट गया, भविष्य में, तो भारतीय सेना को भविष्य में सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, भारतीय सेना को, यहाँ पे के नहीं बल्कि को, भारतीय सेना को भविष्य में और अधिक सशक्त बनाया जाए, इसके लिए 7 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की बात करें, यानी इसके आयोजन तिथि की बात करें तो ये 7 से 11 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होना है। अगले पॉइंट में बात करें तो सैन्य कमांडर सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके बारे में बात करें तो यह एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम होता है जिसमें कि सभी सेना कमांडर समेत भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, जहां पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है कि भारतीय नौसेना को कैसे सशक्त बनाया जाए। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि यह सम्मेलन भारतीय सेना के सैन्य विभागों और अधिकारियों के साथ बातचीत करने का भी एक औपचारिक मंच है, जहां पर सभी अपनी बातों को सबके सामने समक्ष या फिर रखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न, और ये प्रश्न है कि नवंबर 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। बताएं कि इनमें कौन शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए सालिम लिखा गया, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए शामिल, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो प्रश्न पूछा है कि नवंबर 2022 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज क्रिकेटर को शामिल किया गया है, बताएं कि इनमें से कौन नहीं है। आईसीसी का जो ये अवार्ड है हॉल ऑफ फेम में, ये अब तक का आईसीसी का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैसे क्रिकेटर को दिया जाता है जो कि अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया में क्रिकेट में एक नई छाप छोड़ी है, जो कि हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो ऐसे में वैसे ही खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ पर इस वर्ष हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स को शामिल किया गया है, जिन तीनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। जबकि क्रिस गेल इसमें शामिल नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया था कौन इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर हम इसे विस्तार से देखेंगे तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, आईसीसी ने हाल ही में नवंबर 2022 में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से 3 दिग्गज क्रिकेटरों को सम्मानित किया है। इसमें से वेस्टइंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स शामिल है। यानी कि 2 पुरुष और 1 महिला को इस वर्ष, यानी कि 2 पुरुष क्रिकेटर और 1 महिला क्रिकेटर को इस हॉल ऑफ फेम सम्मान से सम्मानित किया गया आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के अनुसार, यानी कि आईसीसी के इस सूची के आधार पर हम बात करें तो शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्टइंडीज के हैं, तो यह सम्मान पाने वाले या फिर हासिल करने वाले 107वें क्रिकेटर बने हैं। जबकि चार्लोट एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड की है, ये 108वें, और वहीं पे अब्दुल कादिर, आपको ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के हैं, ये 109वें खिलाड़ी बने हैं। ये सूची आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो 2 जनवरी 2009 से आईसीसी हॉल ऑफ फेम सूची में 2 जनवरी 2009 से आईसीसी हॉल ऑफ फेम सूची में 109 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, और इस लिस्ट में सबसे अधिक इंग्लैंड के 28 क्रिकेटर शामिल हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, 28 नहीं, अब आप लोग यहाँ पर इसे 29 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का एक और खिलाड़ी चार्लोट एडवर्ड्स शामिल हुआ है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस आंकड़े को लेकर के, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना ये श्योर है कि इस सूची में इंग्लैंड के खिलाड़ी सबसे अधिक है।
एकदम से फिलहाल के लिए मैं आपको 29 बता रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेज हो जाए। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से हम देखें यहाँ पर अगले स्लाइड में भारत के क्रिकेटरों को जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान मिला है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे पहले खिलाड़ी थे बिशन सिंह बेदी, जो कि 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी उसमें दिया गया था। 2009 में 3 लोगों को दिया गया था, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को। वहीं पे 2015 में अनिल कुंबले को और 2018 में राहुल द्रविड़ को और 2019 में सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद किसी भी खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो इस सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया है। हम चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट के। हालांकि आईसीसी के बारे में कई सारी जानकारी हमने आपको पहले भी दे दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नवंबर 2022 में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विधि आयोग का अभी हाल ही में अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो चुके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में भारत के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक जानकारी ये भी था कि न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो ये सदस्य वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ से आपको बारीकी से याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में नवंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में भारत के 3 महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। अब इसकी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्ब्स ने हाल ही में अपने नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची जारी की है और इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। इन 3 भारतीयों की हम बात करें तो इस सूची में वैसे ही भारतीय शामिल है या फिर वैसे ही एशियाई शामिल है। एक्चुअली में यहाँ पर हमने लिखा है 20 एशियाई महिलाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस सूची की ही बात कर लेते हैं, ये सूची आखिर है क्या। तो इस सूची में वैसे एशियाई महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के कारण या फिर अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तो इसी मतलब इन्हीं टाइप की महिलाओं को जो एशिया से संबंधित हैं, तो वैसे महिलाओं को यहाँ पर इसे टॉप 20 की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें भारत की भी 3 महिलाएं शामिल हैं। अब भारत के दृष्टिकोण से देखें, इनमें भारत की 3 महिला कौन कौन सी शामिल हैं। तो इस सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर के सह संस्थापक तथा मुख्य नवाचार अधिकारी गजल अलग का नाम शामिल है। तो भारत के 3 महिला उद्यमी इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, एक बार पुनः आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एशियाई महिलाओं की सूची है जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सिर्फ वैसे को ही शामिल किया गया है। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2022 के रिपोर्ट के आधार पर रूस सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऐसे में ध्यान रखेंगे, रूस जो 31 मार्च 2022 तक भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल का सिर्फ 0.2% ही करता था, लेकिन अभी हाल ही में बात करें तो यह अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% है, जो कि इराक के 20.5 और सऊदी अरब के 16% से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें, नवंबर 2022 में आई जो रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। चलिए, अब यहाँ पर आई होप कि आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ चलेंगे अगले आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको 68वें बीपीएससी एग्जाम के बारे में दिया था, अगर आप लोग घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।